हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 15 मामा जी की मेहमानी रीड किया। अब हम इसकी करेंगे बैक एक्सरसाइज। चैप्टर हमने रीड कर चुके हैं। आपने इसकी वर्ड मीनिंग अपनी फेयर नोटबुक में लिख ली होंगी। अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प पर टिक लगाइए। यानी सही का निशान लगाना है। जो भी आंसर इसमें सही होगा उस पर टिक करना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आज के दौर में मेहमान लगता है। आज जो महंगाई का युग है, तो इस युग में मेहमान किसके जैसा लगता है? यमराज की तरह, भगवान की तरह या भाई की तरह? यमराज की तरह, क्योंकि पहले ज़माने में कहते थे अतिथि देवो भाई, देवो भाई, यानी कि अतिथि भगवान का रूप है। लेकिन अब क्या है? यमराज का। मामा जी के घर में केवल कमी थी। किस चीज़ की कमी थी मामा जी के घर में? धन की, नौकरों की या पानी की? सॉरी, पत्नी की। नौकरों की कमी थी। मामा जी ने बताया ना कि बेटा यहाँ बस सिर्फ कमी है तो सिर्फ नौकरों की, क्योंकि पहली बात तो नौकर मिलते नहीं, और मिल भी जाए तो 15 दिन छुट्टी करेंगे, 15 दिन आएंगे। और ऊपर से उनका क्या बताया मामा जी ने कि उनका ये दिक्कत ज़्यादा है कि क्या पता कुछ चोरी ना कर ले जाए। तो इसलिए किसकी कमी थी मामा जी के घर? नौकरों की। नेक्स्ट देखिए, मामा जी चाय में डालते थे। चाय में क्या डालते थे मामा जी? नमक, मिर्च या फिर दोनों? दोनों चीज़ें डालते थे। क्योंकि मामा जी ने क्या बताया कि कौन बाहर जाएगा दुकान पे, कौन खड़ा रहेगा शक्कर के लिए लाइन में, इससे बढ़िया नमक मिर्च की चाय बनाता हूँ चटपटी से। तो क्या आएगा इसमें? दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4,000 रुपये के गबन का कलंक लगा था। जो 4,000 रुपये चोरी का कलंक लगा था वो किसे लगा था? भांजे को, नाना को या मामा को? मामा जी को। इसीलिए उन्होंने अपने वो भांजे को बुलाया था उस गबन के कलंक को हटाने के लिए। तो इसमें आएगा मामा। भांजा घर पर भूल आया था। भांजे ने क्या कहा कि मैं घर पर क्या भूल आया? सर्टिफिकेट, मार्कशीट या दोनों? उसने कहा था सर्टिफिकेट भूल आया मैं। तो इसमें आएगा सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में रिक्त स्थान भरिए। वारिस, चाय, दिमाग या घर? ये चूज करना है। फर्स्ट नंबर है हमारा, अच्छा, हाथ मुंह धोकर डैश पी लो। क्या पी लो? चाय। हाथ मुंह धोकर चाय पी लो। डैश में कुछ बचेगा तब ना। ये किसने बोला था ये वाक्य वैसे? भांजे ने। किसी से बोला नहीं, वो मन ही मन सोच रहा था ऐसा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए किसने किससे कहा, तो भांजे ने कहा, लेकिन किससे कहा? अपने आप से कहा कि दिमाग में कुछ बचेगा तब ना। और ये किसने कहा? अच्छा, हाथ मुंह धोकर चाय पी लो। मामा जी ने भांजे से कहा। यह घर, यह अपना डैश है, कोई पूछने वाला नहीं। यह अपना घर है, कोई पूछने वाला नहीं। अब जो मुझे पूछे वही मेरा डैश है, वारिस। ये सेंटेंस भी दोनों किसने कहे थे? मामा ने। किससे? भांजे से। ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि इस तरह भी पूछा जा सकता है कि आपको पूरा लेसन इसीलिए वीडियो भेजी थी कि आप अच्छे से रीड करो उसे, और आपको बीच में से कहीं से कुछ भी पूछा जाए तो आपको पता हो। ये कंपलसरी नहीं है फिर आप से आए लिख दें कि यह अपना घर है, कोई पूछने वाला नहीं। ये वाक्य किसने किससे कहा? मामा जी ने भांजे से कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्य कथन पर सही और असत्य कथन पर क्रॉस लगाइए। यानी राइट और रॉन्ग, ट्रू फॉल्स। जो सही है उस पर टिक लगा दीजिए और जो गलत है उस पर रॉन्ग कर दीजिए। मामा जी भांजे को देखकर खुश हो गए।
हो गए थे, क्योंकि उन्हें तो क्या दिखा कि साक्षात भगवान आ गए, ये मुझे मेरे कलंक से मुक्ति दिला सकता है। तो क्या आएगा? राइट। भांजा मामा के घर रहकर पढ़ने गया था, पढ़ने ही आया था वो तो। कहा था ना मामा जी ने कि तुम यहाँ रह, जब तक चाहो रहो, आराम से रहो, अपना ही घर है। थर्ड क्वेश्चन है, मामा जी बहुत चालाक थे। सही है ये बात कि मामा जी चालाक थे, तभी तो उन्होंने भांजे को बुलाया था कि मेरी जो ये गबन का आरोप है ये भी सोल्व हो जाएगा। भांजे ने मामा को 4,000 रुपये दे दिए? नहीं दिए। वो तो बात ही हो रही थी कि महाजन के पास चलेंगे, इतने में भांजे को ने क्या कहा कि मैं तो अपना सर्टिफिकेट भूल आया, और वो निकल लिया वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने किससे कहा? ये जो अभी हम बात कर रहे थे फिलअप्स वाले सेंटेंस में, मामा जी मैं चाय नहीं पीता, ये किसने कहा था? भांजे ने मामा जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, वाह ये तो और भी अच्छी बात है, ये किसने कहा? मामा जी ने भांजे से। नहीं, सेकंड डिवीजन से। भांजे ने मामा जी से, जब मामा जी ने उनसे कहा कि मैट्रिक तो तुम्हारा प्रथम डिवीजन आया, फर्स्ट डिवीजन आया होगा, तब भांजे ने कहा कि नहीं, सेकंड डिवीजन है। अरे भाई यही ऐब तो मुझ में है, ये किसने कहा? मामा ने भांजे से। कौन सा ऐब? कि खाना बनाना नहीं आता था मामा जी को भी। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन आंसर, ये नेक्स्ट क्लास में कराएंगे हम, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। आज सिर्फ बैक एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याकरण संबंधी क्वेश्चन है ये सारे। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। आप सभी के पास अपनी बुक है, उसमें फिल करना है आपको पेन से। ताज्जुब, आश्चर्य, मैंने अभी जब लेसन रीड कराया तब बताया था इसका अर्थ आपको। तकलीफ, परेशानी। दम, शक्ति, बल। ऐब, दुर्गुण, बुराई। फायदा, लाभ। नसीब, भाग्य। लक मत लिख देना, किस्मत लिख सकते हो, लक मत लिख देना, लक इंग्लिश वर्ड है। तबाह, बर्बाद। लानत, धिक्कार। कोई वर्ड अगर नहीं समझ आ रहा तो पूछ लेना। धिक्कार, ठीक है। ये थे हमारे समानार्थक यानी पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाना है, यानी वाक्य में प्रयोग करना है। तो फर्स्ट है हमारा, दिल की धड़कन बंद होना, मर जाना। एक दिल की धड़कन बंद हो गई, इसका मतलब इंसान मर गया। अब इसके वाक्य में प्रयोग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैं समझा देती हूँ, आपको जो इजी लगे आप लिख लेना। कि राम को अटैक पड़ते ही दिल की धड़कनें बंद हो गई, लिख सकते हो ना। दादाजी को अटैक पड़ते ही उनकी दिल की धड़कनें बंद हो गई। नेक्स्ट है, ठंडी सांस लेना यानी सुकून मिलना, शांति मिलना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि राम ठंडी सांसें ले रहा है क्योंकि उसका काम पूरा हो गया। आप कुछ भी लिख सकते हो, अपना भी कर सकते हो कि मैं ठंडी सांसें ले रहा हूँ क्योंकि मेरा गृह कार्य पूरा हो गया। काटो तो खून नहीं, हैरान हो जाना। राम की चोरी पकड़ी गई
ये भी लिख सकते हो ना कि राम की चोरी पकड़े जाने पर उसको काटो तो खून नहीं रहा। जब वो पकड़ा गया तो ऐसी हालत हो गई ना कि काटो तो खून नहीं, ना इधर का ना उधर का। अब उसको बहुत शर्म आ रही थी। तबाह होना, बर्बाद हो जाना। ये लिख सकते हो कि बाढ़ से सारी फसलें तबाह हो गई, या बाढ़, अकाल ने सारी फसलें तबाह कर दी। बाढ़ आएगी, ज़्यादा बारिश होगी तो भी फसल खराब ही होगी। अकाल पड़ेगा, बारिश नहीं होगी तो भी फसल खराब ही होगी। प्राण न्योछावर करना, अर्पण करना। आप लिख सकते हो कि सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं, या हमें अपने देश की रक्षा के लिए प्राण न्योछावर कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये वाक्य आप खुद लिखोगे, मैंने आपको एक सारे समझा दिए हैं, अर्थ मैंने लिख दिए, आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना, और अगर सही लगे तो जो मैंने बोला वही आप लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कारक। क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, अब मारने की क्रिया हो रही है, किसने मारा? राम ने। और किसको मारा? रावण को। और हम कहें राम ने रावण को बाण से मारा या तीर से मारा, तो किसके द्वारा मारा? तीर या बाण के द्वारा। तो क्रिया के संपादन में, यानी क्रिया को पूरा करने में तीनों का सहयोग है। भाई राम काम को कर रहा है तो कर्ता कारक है, किस काम को कर रहा है? रावण को मारने का, रावण को, तो कर्म कारक। और किससे मारा उसने? बाण से, तो वहाँ आ गया करण कारक। ये कारक है कि किसी भी क्रिया के संपादन में या क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। अब कारक कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी के अकॉर्डिंग में 6 हैं, क्योंकि संबंध और संबोधन जो कारक है वे भी है तो कारक ही, लेकिन इसमें अलग से उनको काउंट नहीं, वो इस इनके साथ इनको काउंट नहीं किया जाता। वैसे आप लोग 8 ही कारक लगाओ: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, और लास्ट होता है हमारा संबोधन। ये 8 कारक है। संस्कृत में इनकी विभक्ति चिन्ह होते हैं, सॉरी विभक्ति होती है, और जबकि हिंदी में सिर्फ इनके विभक्ति चिन्ह होते हैं। जैसे कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, जैसे अभी मैंने बताया राम ने, तो हम ये राम जो शब्द है इसमें कौन सा कारक है? कर्ता। कर्म को, यानी रावण को, तो इसमें कौन सा कारक है? कर्म। करण से, यानी के द्वारा, जब किसी चीज के द्वारा कोई काम पूरा होता है उसमें, एक तो से होता है विद या बाय, एक होता है फ्रॉम, यानी अलग होना किसी से, तो उसमें आ जाएगा अपादान कारक फ्रॉम वाले में, ठीक है, जब कोई चीज अलग हो रही है। नेक्स्ट है हमारा संप्रदान के लिए। राम मोहन के लिए पत्र लिखता है, तो लिख कौन रहा है? राम, तो वो तो करता हो गया। और किसके लिए लिख रहा है? मोहन के लिए, तो मोहन यहाँ संप्रदान का। नेक्स्ट है अपादान, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा वहाँ से अलग हो गई हिमालय से, हिमालय से, तो हिमालय से अलग हो रही, तो हिमालय शब्द में अपादान कारक है। नेक्स्ट हमारा आता है 6 नंबर पर संबंध, जब किसी का किसी के साथ संबंध होता है। जैसे दशरथ राम के पिता थे, तो किसके पिता है? राम के। अधिकरण में पर, यानी किसी का आधार, जैसे साधु पर्वत पर रहता है, तो पर्वत जो शब्द है वो क्या है? उसका आधार है रहने का, पर्वत पर रहता है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पर पेड़, ये सब क्या है? अधिकरण का। और संबोधन, किसी को बुलाना, संबोधित करना, जैसे हे राम तुम इधर आओ,
ठीक है। तो ये थे हमारे कारक, ये आप पढ़ लेना, वैसे मैंने सारा समझा दिया आपको एक बार। देखिए, गरीबों को भोजन दीजिए, यहाँ अगर आप देखते हो गरीबों को भोजन दीजिए, तो यहाँ आता है आपका गरीबों को, तो तुम लिखोगे कर्म कारक, लेकिन यहाँ हमारा कर्म कारक ना होके हमारा है संप्रदान कारक। जब किसी भी व्यक्ति को कोई चीज़ दी जाती है या किसी को कुछ पसंद आता है, तो वहाँ संबोधन कारक ही होता है, सॉरी संप्रदान कारक, चतुर्थी 4th नंबर में, ठीक है। तो इसमें आएगा संप्रदान। गेंद को मत उछालो, अब है गेंद को मत उछालो, तो इसमें आएगा कर्म कारक। पायल ने खाना बनाया, खाना बनाया किसने? पायल ने, तो यहाँ जो काम को करता है वो कौन होता है? कर्ता। आपने घर का कार्य नहीं किया, घर का, घर के साथ संबंध है काम का, तो इसमें आएगा संबंध का। उसने बिल्ली को मारा, बिल्ली को मारा, तो कर्म का। नेक्स्ट है, ये मौखिक प्रश्न है, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे तभी ये मौखिक वाले करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी बैक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसे आप अपनी बुक में पेन से फिल करोगे, मैंने करा दिए, और जो तुम्हारे मुहावरे हैं उनके वाक्य आप खुद बनाओगे। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे दोबारा कॉल करके पूछ लेना कि मैडम इसमें क्या आएगा, ठीक है। ये आप खुद करोगे, ओके। नेक्स्ट क्लास में अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ओके। थैंक यू।